हेलो, नमस्कार, वणक्कम। माय नेम इज सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है, ओके, ये ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज इस यूनिट का नाम है और इसमें हम पहली कहानी पढ़ेंगे माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन के बारे में। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, जैसा कि टाइटल से ऑब्वियस है कि मेरे भाई के बड़े आविष्कार के बारे में, बड़े आविष्कार के बारे में ये कहानी है। और ये कहानी थोड़ी मजाकिया कहानी है। इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें कि आपको काफी दिलचस्प लगेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले थोड़े से एक्टिविटीज कर लेते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न तो आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं, तीसरा भी ऐसा रहेगा। तीसरा एक तरह का इट इज क्रॉसवर्ड, जो कि जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये बेसिकली जो स्टोरी के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसी पर आधारित है। जैसे कि पहला वाला है CR और उसके बाद आपको ये लिखना है, तो ये हो गया क्रिएटिविटी। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे आपकी स्पेलिंग थोड़ी शार्प हो जाती है, राइट? और आपको अलग अलग वर्ड्स को एक बार फिर से अपने दिमाग में रीअफर्म करने में मदद मिलती है। तो क्रॉसवर्ड जरूर कीजिएगा। दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को जिसमें कि आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। एक तो क्रॉसवर्ड, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। इवन इफ यू टेक द हेल्प ऑफ ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी की मदद लेने के बाद भी अगर आप उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। दूसरा है सुडोकू। माइंड शार्प होता है बिकॉज आपका माइंड एक तरह से एनालिटिकल वे में चलता है। तो मैं आपसे कहूंगा ये आदत जरूर डालिए कि सुडोकू करें और क्रॉसवर्ड करें एटलीस्ट एक हफ्ते में, ज्यादा नहीं, पूरे हफ्ते में 2 सुडोकू और 2 क्रॉसवर्ड कर लीजिए, इससे काफी मदद मिलेगी। चलिए, दूसरा कौन सा है? ये तो आपकी साइंस की किताब का है, राइट? ये तो आपके साइंस की किताब का नाम है। तीसरा है रिस्क टेकिंग, ओके। चौथा क्या है? ये तो आसान है, डिटरमिनेशन। पांचवा क्या है? इमेजिनेशन, ओके। और एक और बात, अगर आप में से कोई ओलंपियाड में भाग ले रहा है, और ओलंपियाड में तो भाग जरूर लेना चाहिए क्योंकि इससे आपका लेवल और आपका स्तर बढ़ता है, ओके। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में ओलंपियाड के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चन बैंक जिससे कि आपको मदद मिलेगी वो इस तरह के हैं। ये वाला है साइंस के लिए, ओके। दिस वन इज फॉर मैथमेटिक्स, ये आप ले सकते हैं। दीज आर वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक्स एंड दिस वन इज फॉर इंग्लिश। तो इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो मैथ, साइंस और इंग्लिश आर वेरी गुड। इसके अलावा साइबर ओलंपियाड के हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। एंड एज फार एज आपके क्लास 7 की का सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन बैंक दैट यू शुड बाय। और कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन बैंक दैट यू कैन रेफर टू इफ यू आर प्लानिंग, बिकॉज इसमें नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, उन सभी से आपको मदद मिलेगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि काफी आसान है, लेकिन इसमें थोड़े से शब्द हैं जिसके बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। Who put the water back here? तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि कहानी की शुरुआत ही एक डायलॉग के साथ हो रही है, और ये डायलॉग का टोन क्या है इस पर भी ध्यान दीजिए। इसका टोन है वन ऑफ एंगर, ओके, गुस्से में बात कर रहे हैं, और एक तरह का चिड़चिड़ापन, कि अरे ये वाटर बैग किसने डाला यार, दैट काइंड ऑफ अ टोन। रोड माय फादर, तो फादर को एक तरह से शेर का आवाज दी गई है, रोड, बिकॉज द लायन रोर्स, द टाइगर रोर्स, राइट? तो एक तरह से इसमें एनिमल साउंड्स का काफी इस्तेमाल किया गया है, इसको भी आप नोट कीजिए क्योंकि इस कहानी का काफी दिलचस्प पहलू है, राइट? सो ये रोड माय फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप, यानी कि दरवाजे, घर के पहले दरवाजे से जहां से एंट्री करते हैं वहां पर उन्होंने इस तरह से वो गुर्राए कि यहां पर पानी का बैग किसने डाला है, राइट? और उसी समय पर ये आवाज सभी को सुनाई दी, घर में बैठे भाई बहन को, जो उनके बेटा और बेटी थे बाप के, उनको भी सुनाई दी। और बहन ने अपने भाई से कहा, तुम्हारा बर्गलर अलार्म, यानी कि जो चोरों को पकड़ने का जो तुमने अलार्म इंस्टॉल किया है, ये उसी की करतूत है। आई हिस टू माय ब्रदर। हिस जनरली ये टोन किसके लिए यूज की जाती है? सांप के लिए, राइट? तो पहला शेर, दूसरा सांप, राइट? तो जैसे मैंने कहा, एनिमल साउंड्स का काफी इस्तेमाल यहां पर इस पर्टिकुलर कहानी में किया गया है। आई हिस टू माय फादर, यानी कि ऐसी, टू माय ब्रदर, कि ऐसी टोन में मैंने कहा कि और किसी को भी सुनाई नहीं पड़ सकती थी। Your burglar alarm.
I hissed to my brother Anand, तो उसके भाई का नाम है आनंद, who was getting ready to disappear from the house, जो कि ये तैयारी कर रहा था कि वो घर से बाहर चला जाए क्योंकि उसको मालूम था कि अभी डांट पड़ने वाली है. ओके, माँ rushed in to see what the racket was all about. ये रैकेट का मतलब क्या है? ये बैडमिंटन का रैकेट नहीं है. बैडमिंटन का रैकेट का स्पेलिंग एक्चुअली जब मैंने बात से निकली तो मैं बता दूं, बैडमिंटन के रैकेट में एक क्यू का भी इस्तेमाल किया जाता है. टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट में क्यू का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये वाला रैकेट जो है वो एक लाउड एंड डिस्टर्बिंग नॉइज के बारे में कहा जाता है. आवाज आ रही है, राइट? And found Papa standing there sopping wet and scowling. Sopping का मतलब पूरी तरह से भीग गए हैं. Scowling का मतलब he is having an irritated, angry kind of an expression. काफी गुस्से में उनका चेहरा दिख रहा है, right? I want to know who is behind this nonsense. कि ये बदतमीजी के पीछे किसका हाथ है, मैं ये जानना चाहता हूं immediately. दूसरी एक और बात, ओके, मैं नीचे जाता हूं, खुद ही याद नहीं आ रहा अभी. खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, कितना लंबा कहानी. ओके, ये कहानी लिखी है अनीता राव बदामी ने, यानी कि बहन का नाम है अनीता, भाई का नाम है आनंद. ओके, मेरे को सडनली मैं भूल गया इसलिए मैं बता देता हूं. ओके, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि इस बदतमीजी के पीछे कौन है, राइट? और ग्रिमली कहा, काफी गुस्से में और काफी सीरियस टोन में. ग्रिम का मतलब है काफी सीरियस टोन में. I think it is supposed to be a burglar alarm, Ma said in a soothing voice. माँ ने कहा, मुझे लगता है कि ये चोरों को पकड़ने के लिए ये अलार्म लगाई गई है, पकड़ने के लिए या चोरों के खिलाफ एक तरह से संचेत करने के लिए कि सचेत करने के लिए कि आप ध्यान रहे कोई चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है. और उनकी आवाज, फादर की आवाज काफी गुस्से वाली थी, काफी सीरियस थी, लेकिन माँ की आवाज बिल्कुल कोमल थी. इस तरह का टोन था जिससे कि उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए. ओके, आई डोंट केयर व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी, मैं परवाह नहीं करता कि ये किस चीज के बारे में है. वेयर इज दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिड दिस अप. वो लड़का कहाँ है, यानी कि अपने बेटे आनंद के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कहां पे, वो लड़का कहां पे है. मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि उसी ने इस चीज को बनाया है, उसी ने इस चीज को असेंबल किया है. रिग्ड का मतलब होता है तो किसी भी चीज को टेम्पररी तौर पे किसी को बनाने का. ओके, आनंद लेकिन तब तक 9-2-11 हो गया था, घर से भाग गया था, राइट? एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन. और घर आने के रात के खाने के बाद ही वो वापस घर लौटा, क्योंकि तब तक उसको मालूम था कि पापा का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा. अब आना यहां पर सही रहेगा, इसमें अभी कोई खतरा नहीं है. ओके, बिफोर दिस स्टोरी, लेकिन अब ये जो हुआ इसकी जरा मैं आपको फ्लैशबैक बता देती हूँ, राइट? कि ये ऐसी घटना क्यों हुई उसके बारे में मैं बता देती हूँ. बिफोर द स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, कि आपको कहानी पूरी समझ में आनी चाहिए. मेरा नाम अनीता है और मैं 14 साल की हूँ. ये सारी डिटेल्स आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके, मेरा भाई आनंद मेरे से 1 साल छोटा है, राइट? और उसी ने ये सारा हुहा. अब ये हुहा क्या है? हुहा एक लिटरेरी डिवाइस है. ओके, एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका की स्पेलिंग मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए. ओनामेटोपिया. तो इसका मतलब होता है जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि एक तरह से एक्चुअल में जिस तरह की आवाज होती है उसी को एक तरह से इमिटेट करें या उसी को रिजेंबल करें. जैसे कि हिस है. अब जब सांपों की आवाज कैसी आती है, सांप देखिए गुर्राएगा नहीं, भौंकेगा नहीं, मियां मियां नहीं करेगा, तो उसकी आवाज हिस हिस करके होती है. तो यहां पर हिस का मतलब इट इज ए यूज ऑफ द लिटरेरी डिवाइस कॉल्ड ओनोमेटोपिया, राइट? तो उसी तरह से यहां पर ये हुहा भी वही है. अरे क्या हुहा हो रहा है यहां पर? ये हुहा क्या होता है? ये कोई शब्द, सही शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर एक्चुअल साउंड को रिजेंबल करके वो शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है. और इस कहानी में ऐसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. ओके, रैकेट का अगर मैं हिंदी में शब्द बताऊं तो वो होगा शोरगुल. ओके, यानी कि तेज और परेशान करने वाली आवाज. और स्काउलिंग का मतलब है गुस्से से मुंह बनाना और काफी क्रोध में रहना. रिग्ड का मतलब है अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्पररी रूप से किसी चीज को जोड़ना. ओके, तो उसी ने ये पूरा बर्गलर अलार्म का हुआ किया था, यानी कि जो पूरा कोलाहल मचा था.
एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये कोई पहली बारी नहीं है कि he has got on papa's nerves. Now he has getting on papa's nerve, that he gets on my nerves. इसका मतलब ये है कि वो मुझे इरिटेट करता है, उससे मुझे गुस्सा आता है। ये एक मुहावरा है इंग्लिश में जिसको कि ईडियम कहते हैं। ईडियम की स्पेलिंग होती है IDIOM। ओके, इसका मतलब है मुहावरा। इस मुहावरे का मतलब है ही गेट्स ऑन माई नर्व्स, का मतलब है मुझे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आनंद की भी वही टेंडेंसी थी कि वो अपने पापा को काफी गुस्सा दिलाता था। तो ये पहली बारी नहीं हुआ कि उससे पापा को गुस्सा आया या उसने किसी को ऐसा डराया हाफ टू डेथ इन द हाउस की जैसे कि ऑलमोस्ट उसकी जान ही निकल गई। ये भी एक ईडियम है, ही फ्राइटेंड मी हाफ टू डेथ, यानी कि मैं ऑलमोस्ट आधा तो मर गया, काइंड ऑफ अ थिंग, मेरी तो मौत आ गई, मेरी तो आई स्किप द हार्ट बीट बोलते हैं ना, उसी तरह से। द ट्रबल विद हिम इज दैट ही थिंक्स इज द साइंटिस्ट। अब ये यहां पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऑफ द सेंटेंस है। वो कहती है कि उसको लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है और ये परेशानी का कारण है, इसीलिए यहां पर ट्रबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये काफी परेशानी वाली बात है कि उसको लगता है, उसको अपने मन में लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है, और इसी वजह से ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। टिंकरिंग का मतलब ये है कि किसी ना किसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहना, यानी कि खिलवाड़ करना, छोटे छोटे प्रयोग करना, इसको कहते हैं टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी कि जितने भी बिजली से चलते हैं मशीनें वगैरह, उसको किसी ना किसी तरह से उसके साथ खिलवाड़ करता रहता है। जैसे कि टूल्स हो या डायनामोस हो। डायनामोस मतलब बिजली बनाने वाली मशीन, यानी कि एक तरह का जनरेटर होता है। प्लैंक्स ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के पीसेस, उस तरह की। सो कई सारी चीजें हैं, उसका इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है या कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता रहता है, बदलाव करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू बी। और वो इस तरह से कई सारे आविष्कार करता रहता है, लेकिन मजाकिया बात यह है कि जिस तरह से उसका काम आना चाहिए वो उस तरह से काम कभी नहीं करता है। दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू बी। कि अगर किसी का काम ये है, लेकिन आप गारंटी से लिख लीजिए कि वो कुछ और ही करेगा। ओके, तो वो अपने भाई का एक तरह से मजाक उड़ा रही है। ओके, उसकी खिल्ली उड़ा रही है। Recently, there had been a rush of thefts in the colony, and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm. क्योंकि उनके कॉलोनी में जहां पर वो रहते थे वहां पर कई सारे चोरियां हुई थी, और आनंद के मन में उसने ठान ली कि अब मुझे एक चोरों के खिलाफ अपने आप को अलर्ट करने के लिए एक अलार्म बनाने की जरूरत है। सो जैसे ही पापा ऑफिस के लिए निकले और माँ मार्केट के लिए निकली, वो अपने इस आविष्कार को बनाने में जुट गया। ओके, एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व, दो आई वुड हैव प्रेफर्ड टू फिनिश माय नॉवल। फिनिश माय नॉवल मतलब मैं एक नॉवल पढ़ रही थी, मैं उस नॉवल को पढ़ना कंटिन्यू करना चाहती थी, उसको पढ़कर खत्म करना चाहती थी। अब फिनिश माय नॉवल के एक्चुअली दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो मैं एक नॉवल को पढ़ रही थी और उस नॉवल को पढ़कर खत्म करना चाहती थी, या मैं एक नॉवल लिख रही थी लेकिन यहां पर पढ़ने की बात हो रही है। ओके, मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा, और मैंने आनंद को ये एक तरह से चेतावनी दी कि अगर इफ यू गेट ए शेलिंग, शेलिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुमको डांट पड़ी, अगर तुमको डांट पड़ी तो मुझे मत मिलाना कि देखो अनीता भी इसमें शामिल थी, मेरा इसके साथ दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना, राइट। तो मुझे इस बात में इन्वॉल्व नहीं करना अगर तुमको इस बात पर डांट पड़ी। इस बारी कुछ गलत नहीं होगा, उसका एक तरह का कॉन्फिडेंस देखो। वो कहता है कि इस बारी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने काफी सावधानी से प्लानिंग की है। और ये देखो ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक तरह से जो मैप वगैरह बनते हैं, एक तरह से जो मैप वगैरह बनते हैं, जो वैज्ञानिक बनाते हैं, उस तरह से उसने काफी सारे डायग्राम वगैरह बनाए हैं। ओके, और उससे उसको काफी प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है कि देखो मैं कितना बड़ा वैज्ञानिक हूं, मैं कितना प्रोफेशनली काम करता हूं। एनीवे, मैंने उस पूरे एलैबोरेट, एलैबोरेट मतलब जो काफी डिटेल में, ओके, जो काफी डिटेल में दरवाजे, वायर, घंटी, उन सभी को जब ड्राइंग बनाई थी, और उसको मैंने देखा और पूछा ये काम कैसे करता है। अरे काफी सिंपल है, काफी आसान है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, अलार्म टंग करके वो ट्रिप हो जाएगा, एंड इट विल मेक ए क्लैंगिंग नॉइस। नाउ क्लैंगिंग का मतलब टन टन की आवाज। ओके, काफी टन टन की आवाज आएगी। इससे पहले एक और शब्द है,
ओके, तो ढन 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 करके आवाज आएगी। क्लैंगिंग नॉइज भी एक ओनोमेटोपिया का एक एग्जांपल है, बिकॉज क्लैंगिंग वॉइस इट्स आल्सो एक तरह का आवाज की तरह का टोन आता है क्लैंगिंग शब्द से। एंड देन उसके बाद ये पानी का बैग लूज हो जाएगा और सीधा ही सीधा चोर के ऊपर गिर जाएगा और वो पूरी तरह से भीग जाएगा। जब तक वो भीग के एक तरह से रैटल हो जाए, उतने समय में हम पुलिस को फोन कर बुला सकते हैं। इतना ही है, काफी आसान है। अब अनीता पूछती है, भाई मेरे, अलार्म को कैसे पता चलेगा कि चोर ने दरवाजा खोला है? राइट नाउ आनंद कहता है लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब एक तरह से घमंड के साथ, राइट, काफी गर्व के साथ कहता है, मैंने उसका ध्यान रख लिया है। राइट, लेकिन अनीता को एक तरह से डाउट था। ओके, उसको थोड़ा डाउट था कि अलार्म को कैसे पता चलेगा, अलार्म इस बात का अंदाजा कैसे लगा सकेगा कि जो व्यक्ति घंटी बजाकर अंदर घुस रहा है वो चोर है या हम में से ही कोई है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब आनंद अपने इस तरह के एक वैज्ञानिक वाले रूप में होता है तब उसको कोई रोक नहीं सकता है। आनंद कहता है, यू आनंद एक्सप्लेन स्मगली, स्मगली का मतलब घमंड से और गर्व से। तो एक तरह से लॉफ्टली का मतलब, स्मगली का मतलब दोनों ही एक तरह से कोई होगा। लॉफ्टली मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, ओके, स्मगली का मतलब घमंड से। ए थीफ ट्राइज टू ओपन स्टेल्थली। नाउ स्टेल्थली का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके से। एक चोर ढंग करके आवाज करके दरवाजा नहीं खोलेगा, वो धीरे से करके खोलेगा। राइट, कि किसी और को आवाज का पता नहीं चले कि मैं घर के अंदर चोरी करने के लिए घुसा। तो उसका कहना है कि चोर हमेशा चुपचाप से धीरे धीरे अंदर घुसता है, और मैंने अलार्म को इस तरह से एडजस्ट किया है कि जब भी दरवाजा धीरे से खुलेगा उसी समय पर वो अलार्म ट्रिगर होगा और पानी का बैग चोर के ऊपर गिर जाएगा। देखो कितनी बुद्धिमत्ता है। अब अनीता को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और उसको एक तरह से संदेह हुआ, शंका हुई कि यह ठीक नहीं है, इस काफी संदेह हुआ, डाउट हुआ। राइट, आई वाज स्केप्टिकल, ये क्या बात हुई? रिमेंबर, और कहती है, देखो अगर पापा ने पूछा तो मेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्व। ओके, और नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीबडी गेट्स होम। और ये पूरा जो तुमने तामझाम बिछा रखा है इसको जरा साफ कर दो, पापा ऑफिस से आने से पहले, माँ मार्केट से आने से पहले। और जैसे कि आपको पता चलेगा, जिस तरह के डाउट्स मैंने उठाए थे, मेरे मन में थे, वो काफी जस्टिफाइड थे, वो बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक ठाक थे, क्योंकि पापा हमेशा दरवाजे को सॉफ्टली ही खोलते हैं, बड़ाम करके नहीं खोलते हैं। राइट, और जैसे ही उन्होंने सॉफ्टली खोला, अलार्म ट्रिगर हो गया और पूरा का पूरा पानी उनके ऊपर गिर गया। वही हुआ कहानी के बिल्कुल आरंभ में। राइट, और उससे उनको काफी गुस्सा आया, पूरी तरह से वो सोख गए, मतलब भीग गए। एनीवे, फॉर ए वीक आफ्टर दिस आनंद डिड नॉट डेयर टू ट्राई एनीथिंग न्यू। अब चूंकि उनको उसको डांट पड़ी थी, आनंद ने कुछ भी इस बात के एक हफ्ते तक उसने कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन पर काम नहीं किया। ओके, उसके बाद उन्होंने एक मूवी देखी। मूवी का नाम था बैक टू द फ्यूचर, यानी कि आप एक दूसरे टाइम जोन में चले जाएं। राइट, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, मुझे नहीं मालूम कि अगर आपने इस मूवी को देखा है, लेकिन ये एक टाइम मशीन के बारे में। टाइम मशीन का मतलब होता है कि आपको एक दूसरे समय में ले जा सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, जैसे आप इतिहास में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के लेसन्स में वी आर रीडिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक टाइम मशीन देता हूं, जबकि एक्चुअली साहित्य और इतिहास को भी मालूम है ना, सो वही है, तो वो एक टाइम मशीन में उस दुनिया में चले जाते हैं जबकि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका वगैरह वगैरह थे। राइट, तो इस तरह से टाइम मशीन का कोड है। ये साइंस फिक्शन की बात है, ऑब्वियसली असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वेल, दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस। जब से मूवी देखी उसके बाद से ही घर में एक तरह से अशांति फैल गई। अब क्यों ऐसा हुआ, अब कहानी में आगे पढ़ते हैं। क्योंकि आनंद ने यह निर्णय किया कि मैं भी अब एक टाइम मशीन का निर्माण करूंगा, ओके, का आविष्कार करूंगा। तो पापा ने क्या किया, अपना पूरा जो टूल बॉक्स था उसको अंदर ताले में लगा दिया। ओके, अलमीरा में लगा के उसमें ताला लगा दिया, ताकि इसको उस टूल बॉक्स का एक्सेस ना मिले। राइट, और चाबी भी छुपा दी। और माँ हमेशा वेरी आई, यानी कि काफी
डाउट के साथ, काफी सस्पिशन के साथ, यानी कि काफी शंका के साथ, संदेह के साथ उस पर नजर रखती थी कि ये कुछ करेगा। और वो हमेशा अपने अवन और मिक्सी की भी सुरक्षा करती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि उसमें से कुछ ना कुछ पुर्जे निकाल कर ले जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से उन दोनों चीजों को, उन दोनों इक्विपमेंट्स को संभाल कर रखती थी, उन पर नजर रखती थी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, जब आनंद को अपना कुछ आविष्कार करना होता है, बिंजेस का मतलब एक के बाद एक के बाद एक करना, राइट। जैसे हम कहते हैं ना, ओटीटी पे मैंने नेटफ्लिक्स में ये वेब सीरीज देखी, 10 एपिसोड थे, 10 के 10 मैंने एक के बाद एक लगा दिए, तो हम कहते हैं, तो शब्द जिस फ्रेज का इस्तेमाल होता है वो होता है वॉच्ड आई बिंज वॉच्ड एक पर्टिकुलर सीरीज, राइट। He takes apart all the gadgets in the house to collect parts. So उसमें से जितने भी घर के अंदर अलग अलग गैजेट्स होते हैं, उसमें से कोई ना कोई पुर्जा निकाल के उसका इस्तेमाल अपने आविष्कार के लिए करता है। You can't imagine the noise that was going on, hammering and sawing and clattering. तो कमरे के अंदर वो हैमर से मार रहा, हथौड़े से मार रहा था, सॉ से काट रहा था, clattering. Clattering is another example of onomatopoeia because clatter करके आवाज आ रही है। Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. तो ये सारी चीजें आनंद के कमरे में थी, जो कि इसके अनीता के कमरे के बाजू में थी। There was an enormous panel which was to be the control switchboard. तो एक बड़ा सा कंट्रोल स्विच बोर्ड बनाया था। और आनंद he went around looking like a savage. Savage का मतलब एक तरह का जंगली, क्योंकि वो काफी बड़ा एलैबोरेट काम कर रहा था। और जब माँ ने नोटिस नहीं किया तो वो तो अपने बाल भी नहीं बनाता था, राइट। तो एक तरह से एक जंगलीपना छा रहा था एज फार एज आनंद वाज कंसर्न, और पूरी तरह से वो बेकाबू था कि मुझे तो अब ये आविष्कार टाइम मशीन का करना ही है। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। वो अपने कमरे के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं देता था, कमरा बंद करके ही अपना काम करता था। इनको सिर्फ, अनीता को सिर्फ आवाजें सुनाई पड़ती थी। और 15 दिन हुए, यानी कि 2 हफ्ते का समय, 14-15 दिन हुए ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी। फ्रैंटिक का मतलब काफी बेकाबू हुआ वाला एक्टिविटी, काफी हरीड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, काफी कुछ काम अंदर कुछ चल रहा था। द टाइम मशीन वाज रेडी। अब टाइम मशीन तैयार हो गई थी। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट। अब इस टाइम मशीन को आज रात को हम ट्रायल कर सकते हैं। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। तो दोपहर के खाने के समय उसने कहा कि आज रात को हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम। मुझे नहीं मालूम कि तुम अपने कमरे में क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको कोई भी नई चीज ट्राई आउट करने की इजाजत नहीं देता हूं, पापा ने बड़ा फर्मली कहा। ओके, फर्मली का मतलब अब इस बात का उल्लंघन, इस आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ओके, बट इट इज अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट। अरे टाइम मशीन है, मैंने इसका आविष्कार किया है। आनंद ने प्रोटेस्ट किया कि मैं उसको ट्राई करना चाहता हूं। ओके, मैं उसको ट्राई करना चाहता हूं। वो है ना, वो ऋतिक रोशन का मूवी कोई मिल गया, जिसमें रोहित की तरह बात करता है। When I say no, I mean no. जब मैं नो कहता हूं उसका मतलब ना होता है। इसके आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन नहीं होगी। और ग्लेयरिंग का मतलब घूर के देखा, डराने के लिए। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद्स क्रेस्टफॉलन लुक। क्रेस्टफॉलन मतलब लुक, बिल्कुल उदास हो गया, बिल्कुल उसको काफी निराशा हुई, काफी उदास हो गया। तो इसलिए उसको देखकर माँ बोली, अरे बेचारा बच्चा, एटलीस्ट लेट्स टेक ए लुक एट इट। एटलीस्ट हम एक बार देख लेते हैं पापा साइड। ओके, लेकिन अगर घर नीचे गिर गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। तो बेसिकली वो बिल्कुल एक्सट्रीम में जाते हैं कि तुम्हारे टाइम मशीन से हो सकता है हमारा पूरा घर ही नीचे कोलैप्स हो जाए। एज इट टर्न्ड आउट भी एक तरह का फ्रेज है। एज इट टर्न्ड आउट हुआ ये कि वो उस दिन टाइम मशीन को ट्राई नहीं कर सके, क्योंकि अगले दिन पापा और मम्मी को खड़गपुर जाना था, राइट, जो कि कलकत्ता से थोड़ी सी दूर है। आपको मालूम है ना खड़गपुर कहाँ पे है? वहां पर एक आईआईटी है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर कोलकाता यहाँ पर है तो खड़गपुर यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है जमशेदपुर। ये हो गया आपका खड़गपुर। हमेशा आपको मैप जानना जरूरी है। कोलकाता, और इसके आगे और जाएंगे तो ये यहाँ पड़ता है रांची। ओके, तो ये दोनों तो झारखंड में है, ये दोनों बंगाल में है, राइट। तो ये रूट पड़ता है रांची में जाकर, रांची से जमशेदपुर तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता पड़ता है, फिर वहां से खड़गपुर, और फिर वहां से कोलकाता। ओके, तो पापा और मम्मी
कोलकाता से खड़गपुर जा रहे थे एक शादी को अटेंड करने के लिए, राइट। और माँ को एक तरह से चिंता थी कि अरे अनीता और आनंद को अकेला छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों ने माँ को आश्वासन दिया कि हम बड़े हो गए हैं, 13-14 साल के हो गए हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो पड़ोस में शर्मा आंटी है तो उनसे पूछ लेंगे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। और वैसे भी एक ही रात की बात है, आनंद कहता है ऑल राइट बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद द टाइम मशीन टिल वी कम बैक। लेकिन माँ ने कहा लेकिन जब तक हम नहीं आते हैं तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगी। और इस बारी माँ का टोन भी स्टर्न था, यानी कि काफी फर्म टोन था, ये एक तरह से चेतावनी देने के लिए कि जब तक हम वापस ना आए तुम उस टाइम मशीन को हाथ नहीं लगाओगे। ओके, उसने हाफ हाँ ओके ओके मम्मी ओके ओके, बट यानी कि उसके मन में नहीं था, वो चाहता था कि उस टाइम मशीन को ट्राई आउट करे, लेकिन चूंकि माँ ने ये काफी स्टर्नली कहा था उसने हाफ हार्टेडली कहा हाँ ओके ओके। ऑफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन। ऑफेंडेड मतलब उसको एक तरह से बुरा लगा कि मेरा आविष्कार पर किसी को गर्व नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है, किसी को भी विश्वास नहीं है, तो उसको लगा कि उसको मेरे आविष्कार को कुछ ना कुछ आदर तो मिलना चाहिए। और यहाँ पे देखो आदर ही नहीं मिलता, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। आई ब्रीथ साई ऑफ रिलीफ। अनीता ने ब्रीथ ऑफ साई ऑफ रिलीफ क्यों ब्रीथ की? क्योंकि उसको लगा हाँ ठीक है, अब ये कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। ओके, अब ये क्वेश्चंस वगैरह देख लो जिसमें कि बेसिकली ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस और रीजनिंग के बारे में, लेकिन हम दूसरे पार्ट में चलते हैं। अब माँ और बापू चले गए दोपहर के ट्रेन से और वो अगले शाम को आने वाले थे, यानी कि आज की पूरी रात और कल का पूरा दिन वो नहीं रहेंगे, राइट। आनंद जैसे ही वो गए वो सो गया, लेकिन मैं अपना नॉवल को खत्म करने में लग गई। रात के 11:30 बजे, ओके, अब रात के 11:30 बजे मुझे लगा कि मुझे फ्रंट डोर पर कुछ स्क्रैचिंग आवाज आई। कि कोई फ्रंट के दरवाजे पर है और थोड़ी सी स्क्रैचिंग की आवाज आ रही है। मुझे लगा कि मैं ये मेरा ऐसे ही मेरा इमेजिनेशन होगा, क्योंकि मैं नॉवल पढ़ रही हूँ तो उसी के चलते मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आया होगा। मैं वापस बुक को पढ़ने लगी, लेकिन कुछ देर बाद अगेन देयर वाज अ रैटल एंड अ क्लिक, यानी कि कोई रैटल क्लिक क्लिक की आवाज तो कि कोई दरवाजे को खोलने की शायद कोशिश कर रहा है। इमेजिन कीजिए, रात के 11:30 बजे का समय है, आप रात दिन घर पर और कोई नहीं है, आपका छोटा भाई है जो कि सो गया है, राइट। आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, आपको फ्रंट के दरवाजे से आवाज सुनाई पड़ती है। आप बताइए आपके दिल की धड़कन तेज होगी या नहीं? ओके, a little later there was a rattle and a click. I was really scared कि मुझे अभी डर लगा। I can tell you what with a murder story before me, क्योंकि मैं एक मर्डर की स्टोरी पढ़ रही थी नॉवल में, राइट। और फिर उसके बाद इस तरह की स्ट्रेंज अजीब अजीब सी आवाजें, रात के 12 बजने वाले हैं, 11:30 बज चुके हैं। मैंने आनंद को शेक किया और फुसफुसाई, सुनो दरवाजे पर कोई है, लिसन देयर इज समवन एट द डोर, ओके, एट द डोर, ओके। उसने कहा जाके ओपन करो ना, उसको पता ही नहीं चला कि रात के 11:30 बजे है। ओके, ग्रॉगली का मतलब है नींद की हालत में जब आप बात करते हैं तब आपकी आवाज थोड़ी सी ग्रॉगी होती है। ओके, उसको कहते हैं जब उसकी आवाज आपकी ग्रॉगी साउंड होती है, तो इससे शब्द निकलता है ग्रॉगली, यानी कि उस तरह की आवाज से उसने उत्तर दिया। बेवकूफ, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अनीता उसको डांटती है। आनंद एकदम उठ के बैठ गया। कौन? क्या? आई डोंट नो, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें? लेट्स हॉलर फॉर हेल्प। हॉलर का मतलब है जोर जोर के चिल्लाना। ओके, बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर स्वंग ओपन। लेकिन जब वो आपस में इस तरह की बातचीत और इस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, उसी समय पर फ्रंट डोर ओपन हो गया एंड वी फाउंड आवरसेल्व्स लुकिंग एट अ रफियनली फेलो विद अ ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक। आनंद gasped। रफियनली फेलो मतलब एक गुंडा जो कि काफी रफ किस्म का इंसान लग रहा है। उसने दरवाजा खोला, जो कि चोर था। उसने अपने गले पर हरे कलर का एक स्कार्फ पहना था। आनंद gasped मींस बिल्कुल डर गया एंड विद दैट गैस्प यू मिस अ ब्रीथ, राइट। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो हक्का बक्का रह गया, राइट, हक्का बक्का होकर सांस लेना। हे इट्स बोपा, आई विस्पर, ये तो बोपा। इट वाज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन अ रो ऑफ हाउसेस। यानी कि हमारे यहाँ जो झाड़ू मारता है ये तो वो बोपा है। ओ, तो यही चोर था। हाँ, अब इसीलिए इसको पता चलता है कि कौन कब
अपने घर छोड़कर बाहर गांव कहीं जा रहा है और घर खाली है या घर में कोई बड़ा नहीं है, इसको सब बात की जानकारी रहती है और इसी जानकारी का वो भरपूर फायदा उठाता है। अब बोपा उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम में से एक चू भी निकलेगी, वन स्क्वीक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस। अगर तुमने से एक चू भी निकली, तब देखना तुम्हारा क्या हशर होता है। ब्रांडिशिंग हिज कटजल, ब्रांडिशिंग मतलब वेव करना, कि देखो मैं इससे मार दूंगा। कटजल का मतलब है एक छोटी सी लकड़ी, मोटी सी लकड़ी, जिसको कि एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, यानी कि उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट डू वी डू नाउ? अब क्या करें? ओके, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छी इलस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो ये ज्यादा डरा हुआ लग रहा है, ये ज्यादा घबराया हुआ लग रहा है, तीनों के तीनों ही घबराए लग रहे हैं। लेट अस शाउट एनीवे, आनंद बोलता है, हम चिल्लाते हैं। द डोर ओपन सडनली इन द मिडल ऑफ अ डिस्कशन। नो नॉइज फ्रॉम यू। ओके, अब तुम कोई आवाज नहीं करोगे, तुम्हारे फादर का कमरा कहाँ है? तो मैं उसको बोलने वाली थी कि ऊपर जाओ, क्योंकि फादर का कमरा तो ऊपर है, लेकिन आनंद ने कहा ये इससे अगला वाला कमरा, यानी कि उसने अपना वाला कमरा दिखाया। और जैसे ही बोपा अंदर गया, ये अनीता अपने भाई को कहती है, अनीता अपने भाई को कहती है, यू सिली गूस। गूस तो एक वो एक छोटा सा एक बर्ड की तरह रहता है ना, तो उसका गूस गीस जो होते हैं उसकी तरह, बेसिकली लाइक ए हेन काइंड ऑफ अ थिंग। तो शी सेज यू सिली गूस काइंड ऑफ थिंग, बेवकूफ व्यक्ति। दैट्स योर रूम, वो तुम्हारा कमरा है। जब उसको पता चलेगा कि ये पापा का कमरा नहीं है, कि और भी गुस्से में वापस आएगा। मैड एज मैड कैन बी, यानी कि मैड का मतलब यहाँ पे पागल नहीं है, मैड का मतलब क्रोधित होकर आएगा, ज्यादा क्रोधित होकर आएगा, गुस्से में आएगा। एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग। लेकिन जब तक वो अंदर जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये पापा का कमरा नहीं है, और फिर बाहर आएगा, उतने समय में हमको कुछ सोचने का समय मिल जाएगा। आनंद सेड he will take a while to locate the light switch, यानी कि अंदर लाइट स्विच को ढूंढने में उसको थोड़ा समय लग जाएगा। हम चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। लेकिन जैसे ही वो इस तरह से फुसफुसाहट कर रहे थे, अंदर से उनको एक बड़ी सी आवाज सुनाई दी, और चिल्लाने की भी आवाज सुनाई दी, और वहां से और भी अजीब अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दी। एक तरह से मफल्ड थम्स, मफल्ड मतलब जो आवाजें ज्यादा क्लियर नहीं होती हैं, कि kind of a thing which is not very clear, it's not very audible, and eerie whine, eerie मतलब strange kind of sound, थोड़ी सी डरावनी, and a low humming sound, kind of an आवाज। सो अजीब अजीब तरीके की आवाजें आनंद के कमरे से अनीता और आनंद को सुनाई पड़ रही थी। आनंद इमीडिएटली कहता है, ये मेरा टाइम मशीन है, इसने उस टाइम मशीन को ऑन कर दिया है। राइट, आनंद को पता है ना, बिकॉज उसी का आविष्कार है। वो कहता है इसने मेरे टाइम मशीन को जाके स्विच ऑन कर दिया है। और वो काफी गैस्प करके बोलता है, यानी कि थोड़ा सा घबराया हुआ, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, कि मैं चाहता हूं कि शायद अगर हम वहां जाकर देख सकें कि अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। और अंदर से और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राइट, लेकिन इस बार चिल्लाने की आवाज थोड़ी सी धीमी आवाज थी, और काफी क्लैटरिंग की आवाज सुनाई दी, यानी कि काफी जोर जोर की, लाउड अदर काइंड ऑफ नॉइसेस। राइट, हाउल इज ए ह्यूमन वॉइस, क्लैटरिंग इज द अदर, जो बाकी मशीन का काम आवाजें आ रही हैं। वी शाउटेड, हमने जोर जोर से आवाजें लगाई, और कुछ ही मिनटों पे हमको हमारे घर की तरफ लोग दौड़ते हुए, उनकी आवाजें सुनाई दी, उनके फुटस्टेप्स सुनाई दिए। थैंकफुली रिकॉग्नाइज मिसेस शर्मा वॉइस, जो उनकी शर्मा आंटी उनकी पड़ोसी थी, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे, और डॉक्टर मोहन जो कि एक दूसरे पड़ोसी थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स अ मैटर, तुम कहां पर हो? हियर वी शाउटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ। इन ए मिनट द डोर वाज अनलॉक्ड, तो दरवाजा खोल दिया गया। व्हाट ऑन अर्थ हैज बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन, यहां पर आखिरकार हो क्या रहा है? अंकल ने पूछा। बोथ आनंद और एंड आई फेल ओवर आरसेल्व्स। अब फेल ओवर आरसेल्व्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों गिर गए। फेल ओवर आरसेल्व्स मतलब दोनों एक साथ ही बात करने के लग रहे थे, कि ये बताने के लिए, देखो बोपा चोरी करने के लिए आए हैं, और दोनों एक साथ ही शर्मा आंटी, डॉक्टर मोहन और शर्मा अंकल को बताने में लग गए। राइट, तो वो पूछते हैं वो है कहां अभी? द लास्ट वी हर्ड ही वाज इन द टाइम मशीन। जब आखिरी बारी हमको उस रूम से आवाज सुनाई पड़ी, हमको पता चला कि वो टाइम मशीन में बैठ गया है। आई एक्सप्लेन्ड हेस्टली, सीइंग एवरीवन लुक रादर पजल्ड, और मैंने जल्दबाजी में बताया, जल्दी जल्दी बताया, और उससे उनके चेहरे जब मैंने देखे, मुझे पता चला कि ये लोग सब बड़े कंफ्यूज हैं। टाइम मशीन ये क्या होता है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो बता रहे हैं। वी एंटर्ड द रूम कॉशियसली, अब वो उस आनंद के कमरे की तरफ
धीरे धीरे चले और उन्होंने लाइट को ऑन किया। टाइम मशीन अभी भी ज़्ज़ करके धीरे से आवाज कर रही थी, लेकिन उसके अलावा उस कमरे में कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। डॉक्टर मोहन कहे, कहां पर है वो? है पियरिंग, दरवाजे के पीछे जाके देखा, पियरिंग मतलब लुकिंग केयरफुली, कहीं वहां तो नहीं छुपा। कहां पर है बोपा, कहां पर है वो? तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा। क्या तुमने इस पूरे बात को एक तरह से इमेजिन किया कि ऐसा कुछ हुआ होगा? ओ नो, आई प्रोटेस्टेड। हम दोनों ही एक चीज, एक ही बात को कैसे इमेजिन कर सकते थे? ऑब्वियसली इसका मतलब है कि बोपा हमारे घर में 11:30 बजे घुसा है, ओके, चोरी करने के लिए। शायद वो भाग गया होगा, आनंद बोलता है। आई एम श्योर अगर वो भाग गया होता तो हमने देखा होता है, क्योंकि घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, राइट? और जैसे ही हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से निकला होता तो हमको पता चलता। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर। तो शर्मा अंकल ने कहा कि ये नहीं, बाहर नहीं निकला होगा। लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर। आनंद ने जमीन की तरफ दिखाया, फर्श की तरफ। ये वही पहना था, यानी कि वहां पर जो ग्रीन स्कार्फ उसने पहना था वो उस स्विच पैनल के पास पड़ा हुआ था। ओके, जो कंट्रोल मास्टर बोर्ड बनाया था ना, उसके स्विच पैनल के पास उसका ग्रीन कलर का स्कार्फ वहां पर पड़ा हुआ था। तो ये सबूत था कि बोपा इस कमरे तक आया था। लेट अस सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड। और डॉक्टर मोहन ऊपर की तरफ गए, फर्स्ट फ्लोर पर, कि शायद वहां पर कहीं छुपा होगा। लेकिन बोपा का कहीं पर भी अता पता नहीं था। शायद वो भाग ही गया होगा और हमने मिस कर दिया होगा, मिसेस शर्मा ने कहा। आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड। इसके अलावा और क्या हो सकता था? मेरा टाइम मशीन उस टाइम मशीन में बैठ गया है। और आनंद बर्स्ट आउट, इज आईज शाइनिंग, कि उस टाइम मशीन पर बैठ गया है और वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया है किसी और समय के पीरियड में। ओके, व्हाट एन इमेजिनेशन दिस बॉय हैज। तो शर्मा अंकल कहते हैं, अरे इस बॉय का क्या 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 सोचता है, राइट? स्माइलिंग इंटेलिजेंटली मतलब डांटने का नहीं, काफी प्यार से, क्या क्या सोचता है ये लड़का, इस टोन में। ना ऑफ टू बेड, अब तुम दोनों जाके सो जाओ, मैं रात को यहां पर आपके साथ रहता हूं ताकि तुमको किसी भी तरह के चोरों के से घबराने की जरूरत ना पड़े। इंट्रूडर्स का मतलब जो कि घर के अंदर अनइनवाइटेड घुस जाते हैं। नीडलेस टू से बोपा वाज नेवर सीन अगेन। अब इसके बाद बोपा कभी भी उस कॉलोनी में नजर नहीं आया, क्योंकि वो तो किसी और टाइम में चला गया है, राइट? आनंद इस बात को बिल्कुल मानता है कि उसका टाइम मशीन ने काम किया और वो किसी भूतपूर्व पास्ट की दुनिया में चला गया। शायद मुगल पीरियड में, शायद चाणक्य के दौर पे, या 1947 में, कहीं पर भी किसी भी टाइम पीरियड में वो पीछे की तरफ चला गया। एंड इट डिसअपियर इनटू द पास्ट। द मशीन इटसेल्फ वाज डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब उसको अलग अलग कर दिया कि अब ये टाइम मशीन खतरे वाली मशीन है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल काम ना करे, राइट? क्योंकि पापा ने सोचा कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उनको भी एक डाउट था कि शायद इसने काम किया है, तभी बोपा तो बिल्कुल गायब हो गया ना, तो इसने कुछ ना कुछ काम किया है, तो इसको रखना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पूरा निकाल दिया। और जहां तक आनंद का सवाल था, उसको इस बात की अब गारंटी होगी कि ये मैं तो अब जीनियस हूं, मैं तो बड़ा ग्रेटेस्ट हूं जी, ओके। और उसने अब एक नया प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, समथिंग अबाउट ए टेलीफोन, यानी कि एक टेलीफोन से आप जो बाहर की दुनिया में, यानी कि पृथ्वी के ऊपर की दुनिया में, जो आउटर स्पेस है, वहां पर जो जानवर या जो भी जीव रहते हैं, टेलीफोन के जरिए उनसे संपर्क कैसे किया जाए, उसके लिए वो एक नया आविष्कार करने वाला है। उस काम में वो जुट गया है। उसी का इलस्ट्रेशन आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है। उसके बारे में अनीता राव बदामी हमको अगली कहानी में बताएंगे, ओके। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को पढ़ने में मजा आया, पूरी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद का जो टेस्ट पेपर वगैरह है वो बाद में करेंगे, किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आए, मैंने जितना डिटेल में बताया है उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश में तो इस वीडियो को ऑलरेडी कर दिया गया है, ओके। तो इसके साथ हमारा एक्चुअली यूनिट 3 पूरी तरह से खत्म हो गया है, ओके। अब हम मिलेंगे आपसे यूनिट 4 में। टाटा बाय बाय, नमस्कार।